चलिए शुरू करते हैं बेटा अपन क्लास आज की। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करें बेटा अपन क्लास आज की। आप सबको ये अच्छी तरह पता है कि हम चैप्टर नंबर 1 कौन सा था, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जिसके अंदर हम पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में, पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंट्स को कैसे मेंटेन किया जाता है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम पूरी की पूरी कलेक्ट करके आए हैं। हम पढ़ के आए हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम पढ़ के आए हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हम पढ़ के आए हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। हम पढ़ के आए हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाते हैं। हम ये भी पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इस चैप्टर को समझने के लिए हमारे को ये जानना कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है बड़ा जरूरी है। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? एक रिटर्न एग्रीमेंट किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में, जिसके अंदर क्या लिखा होता है, पार्टनरशिप बिजनेस से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जिनके बेस पर एक पार्टनरशिप बिजनेस को क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है। फॉर एग्जांपल बिजनेस का नेम, बिजनेस का एड्रेस, पार्टनर्स का नेम, पार्टनर्स का एड्रेस, कौन से पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। मतलब वो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक एग्रीमेंट है, और पार्टनरशिप बिजनेस का बेस होता है एग्रीमेंट। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनरशिप बिजनेस ही नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस कब है, जब एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या नहीं है बेटा, पार्टनरशिप बिजनेस नहीं है। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? ये पढ़ के आए तो क्या हो, अगर किसी भी रीजन से इसके अंदर कोई चेंज करना पड़े, किसके अंदर चेंज करना पड़े, पार्टनरशिप डीड के अंदर चेंज करना पड़े। अब एक बात तो अच्छे से पहले तो ये समझना कि कॉन्ट्रैक्ट चेंज नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमेशा रिन्यू होते हैं। डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। एग्रीमेंट ही तो है, तो एग्रीमेंट ऐसा नहीं चेंज कर दिया, नोटरी के पास गए उसमें कटिंग करके ले यार ऐसा कर। आज तो 532 लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, 532 लिखा हुआ था, गए उसको यूं काट दिया और उसको अब 221 कर लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये चेंज होगा। पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होगा, कैंसिल होगा और नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाया जाएगा। क्लियर? अभी क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके पास मान लो कोई बाइक है, मान लो क्या, बाइक तो ऑलमोस्ट सबके पास ही होगी, है ना। अब क्या हुआ कि वो बाइक सपोज पापा जी के टाइम की है और एनफील्ड है, एनफील्ड है, बुलेट जिसको अपन कहते हैं ना, बड़ा शौक होता है आपकी, मेरे को भी बहुत शौक है आज भी, क्योंकि मेरी ड्रीम बाइक है, पर खरीद नहीं पाया आज तक, अलग बात है, गरीब आदमी हूं, ठीक है ना, तो नहीं खरीदने दे रहे। लेकिन अब क्या, शौक तो हमें, जिद करके बैठ गए, पापा जी ने कहा ये मेरी पड़ी है, इसको चला ले। ऊपर से बिल्कुल ठीक है गाड़ी, पापा जी ने बड़ी बढ़िया धो धुआ के दी उसको, साफ कर करा के एकदम, बेटा खुश रहे। तो फोटो भी खिंचवानी थी, गिफ्टेड बाय पापा, वो तो ठीक है, लेकिन किक मारा, गाड़ी का इंजन ही स्टार्ट नहीं हुआ। पता लगा गाड़ी का इंजन सीज, गाड़ी के टायर खराब, गाड़ी के क्लच प्लेट टूटी हुई है, सारी अंदर की मशीनरी क्या है, खराब है। क्या करोगे उसको, मैकेनिक के पास लेके जाओगे। मैकेनिक ने अंदर का सारा तामझाम हटा दिया और नया तामझाम लगा दिया, वापस लाके आपने गाड़ी खड़ी कर दी। तीसरा आदमी कोई देखेगा तो उसको क्या अंतर नजर आएगा, पहले भी रॉयल एनफील्ड ही खड़ी थी और अभी भी क्या खड़ा है, कौन सी गाड़ी खड़ी है। चेंज कहां हुआ है, अंदर की मशीनरी चेंज हुई है। इसी से समझो आप कि ये रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि पार्टनरशिप का एक्सटर्नल रूप क्या है, जो बिजनेस हमें दिख रहा है। आज आप किसी भी शॉप पे जाते हो, अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस है तो जिस भी रूप में हमें वो बिजनेस दिख रहा है वो उसका एक्सटर्नल रूप है। उसका इंटरनल बेस क्या है कि उसके जितने भी पार्टनर्स हैं वो मिलकर जिस तरह से उस बिजनेस को चला रहे हैं, जैसे वो प्रॉफिट बांटते हैं, उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हो रखा है। अब रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है अंदर अंदर का सारा मामला चेंज, अंदर अंदर का सारा मामला चेंज। केवल क्या बचेगा, बाहर बाहर की चीजें वहां पर हमें छोड़नी है। क्या कहलाएगा वो,
रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन को हम कई तरीके से समझते हैं। पहला, एंड ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से समझना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जब हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एंड ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है एंड ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द एंड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म तो कंटिन्यू चलेगी, जैसी कल चल रही थी वैसी आज चलेगी। बस पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म में अंतर क्या है? पार्टनरशिप क्या है? पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप फर्म क्या है? उस एग्रीमेंट के बेस पर जो बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो पार्टनरशिप फर्म है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है बेटा? एंड ऑफ पार्टनरशिप। अंदर का जो एग्रीमेंट है वो क्या हो गया? पुराना वाला खत्म हो गया और उसकी जगह कोई नया एग्रीमेंट बन जाएगा। क्लियर? और क्या कह सकते हैं इसको? एंड ऑफ पार्टनरशिप डीड। पुरानी पार्टनरशिप डीड खत्म हो गई, उसकी जगह नई पार्टनरशिप डीड बना ली गई। तो बात समझ में आई बेटा सबको? यहां तक क्या पढ़ना है हमें? हम यहां पर पढ़ेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या होता है बेटा ये? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। क्या है बेटा? पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन पर्संस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस। ये तो हम सबको अच्छी तरह पता है ना। क्या है पार्टनरशिप? यही तो है। क्या है बेटा? एक एग्रीमेंट का रिजल्ट है। एग्रीमेंट कौन सा? जहां पर कुछ लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, और किस चीज के लिए कर रहे हैं? ताकि वो प्रॉफिट को शेयर कर सके। इंपॉर्टेंट चीज एग्रीमेंट है। किसके बीच में? बिटवीन पर्संस। किस चीज का? फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स। क्या चाहते हैं वो? उस प्रॉफिट को शेयर करना चाहते हैं। क्लियर? फिर एनी चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन अगर इस पार्टनरशिप एग्रीमेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज कर दिया जाए, समझना ध्यान से, क्या किया है बेटा? इस पार्टनर्स, देखो सिंपल सी बात समझो आप। क्या पढ़ा है हमने यहां पर? कि पार्टनरशिप क्या है बेटा? एग्रीमेंट है। पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है। और हम क्या पढ़ रहे हैं अब? कि इस एग्रीमेंट में क्या हो जाए? किसी भी प्रकार का अगर चेंज हो जाए, उसका रिजल्ट क्या होगा? ब्रिंग्स टू एंड द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म। ऑब्वियस सी बात, नया एग्रीमेंट बनाओगे तो पुराने को तो क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना ही पड़ेगा। अगर नया एग्रीमेंट बनाओगे तो पुराने एग्रीमेंट को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना ही पड़ेगा। एग्रीमेंट एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू फोर्स। पुराने एग्रीमेंट की जगह क्या आ जाता है? नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। क्लियर? और इसी के बेस पर पार्टनरशिप के बीच का जो रिलेशन है वो भी चेंज होता है। पूरा ही चेंज हो गया ना। जैसे उसमें लिखा था, मान लो एक्टिव पार्टनर ए है, बी और सी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर। नए उसमें क्या लिख दिया कि बी एक्टिव पार्टनर है, ए और सी क्या है? स्लीपिंग पार्टनर है। हो सकता है उनके बीच में ये एग्रीमेंट हो। हर साल एग्रीमेंट चेंज करेंगे। एक साल एक पार्टनर चलाएगा, दूसरे साल दूसरा चलाएगा, तीसरे साल कुछ भी एग्रीमेंट उनके बीच में हो सकता है। एनी डाउट्स इन इट? एनी डाउट्स? जब तक क्लियर नहीं हो, माइंड में कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का डाउट हो, आप पहले वो पूछेंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को भी कोई डाउट है यहां तक? पार्टनरशिप क्या है? एग्रीमेंट है, और उस एग्रीमेंट में अगर कोई भी चेंज होगा तो उसका मतलब क्या है? कि पुराना डीड खत्म, पुराना एग्रीमेंट खत्म, और उसकी जगह नया एग्रीमेंट क्या आ गया? फोर्स में आ गया, नया एग्रीमेंट बन गया। और यही क्या कहलाता है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। देखो ध्यान देना, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कह लो चाहे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कह लो, एक ही बात है। लेकिन इसी का दूसरा नाम होता है डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी का दूसरा नाम क्या है? डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन इसका दूसरा नाम डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं हो सकता। डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है बिजनेस ही बंद हो जाना, जो कि हमारा पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो यहां पर केवल क्या आएगा कि डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप खत्म हो गई, क्योंकि उसकी जगह क्या बन गई? नई पार्टनरशिप बन गई, क्योंकि नया एग्रीमेंट वहां पर बन जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है किसी को? आगे बात करें बेटा, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बात करते हैं अपन। देखिए, इन सच अ केस, ऑल्दो द फर्म
कंटिन्यूज। फर्म तो चलेगी, बिजनेस तो चलेगा, मैंने बताया ना अभी, पार्टनरशिप अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। पार्टनरशिप का मतलब वो एग्रीमेंट है जो किसके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। और पार्टनरशिप फर्म क्या है, वो बिजनेस है जिसको कि वो सारे मिलकर क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने वो एग्रीमेंट किया था। तो पार्टनरशिप फर्म तो क्या होगी, द फर्म कंटिन्यूज, फर्म तो रेगुलर बेसिस पर चलेगी, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। इट अमाउंट्स टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कोई डाउट है यहां तक, बोलिए, कोई डाउट है किसी को यहां तक? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म मे हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, ये तो बात की बात है। पहले बताओ रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आया? सिंपल सा मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूशन का, पुराना पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैंसिल होगा और उसकी जगह नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा। और बहुत बेसिक सी डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो क्या बन जाएगी कि चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ड्यू टू एनी रीजन इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? अब समझने वाली बात क्या है कि भाई ये रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से केसेस में हो सकता है, कब कब, कौन कौन सी स्थितियां। अब आप याद करो पहले तो, अगर आपको स्टार्टिंग की क्लासेस याद है तो, मैंने बताया भी था, याद है? नहीं है, कोई बात नहीं, हम अब बता देते हैं, ध्यान दो। सबसे पहला, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या है सबसे पहला? चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। इसका मतलब क्या होता है? मान लो ए और बी दो पार्टनर हैं, वो अब तक प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे थे, 2:1 में। फ्यूचर में इन्होंने क्या डिसाइड किया कि साहब प्रॉफिट को हम 3:1 में डिवाइड करेंगे। क्या कहलाता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या कहलाता है बेटा ये? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑब्वियस सी बात है, कोई डाउट है इसमें? कंफर्म? क्या डिसाइड हुआ है? अब तक रेशियो कुछ और था जो अब तक था, आगे से फ्यूचर में प्रॉफिट को किसी और रेशियो में डिवाइड किया जाएगा। यह सिचुएशन भी क्या कहलाती है बेटा? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। क्या कहलाती है सिचुएशन ये? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या कहलाती है बेटा ये? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर? कोई डाउट है किसी को? पर बिल्कुल पक्की बात है, देखो लिखा भी वही हमने। फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profits in the ratio of 2:1. In future, they decide to share profits in the ratio of 3:1. It amounts the reconstitution of the firm. क्या कहलाता है ये? पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है ना? इसको फर्म भी लिख सकते हैं यहां पर, और क्या लिख सकते हैं? पार्टनरशिप भी इसको लिख सकते हैं। है कोई डाउट यहां तक? पहली चीज समझ में आ गई। दूसरा, अब याद करो, अगर पहला पॉइंट समझ सुन के याद आया हो कुछ, कि कौन कौन सी 4 स्थितियां बताई थी मैंने आपको, और आपको बताया कि इनमें से 2 आपकी बुक के हिसाब से एक चैप्टर में है, 2 आपकी बुक के हिसाब से दूसरे चैप्टर में है क्या याद कुछ? एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पता नहीं कब पढ़ाया था है, इतना कोई याद रहता है क्या? सवाल बस याद रखने की कोशिश कर रहे हैं हम, वो भी बमुश्किल। ठीक है, क्लियर? देखो एक बात और मैं ना आगे बढ़ने से पहले इसलिए बोल देता हूँ, पहला चैप्टर निकल गया, हालांकि लिंक उससे भी करेगा, ऐसा नहीं बिल्कुल भी लिंक नहीं करेगा, लेकिन मात्र 2 या 5% लिंक करेगा, क्योंकि पार्टनरशिप है, तो उतना सा ही मान के चलो कि पार्टनरशिप है वही लिंक करेगा। बाकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का 80% नेक्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करेगा। जो चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा दूंगा और जो नेक्स्ट चैप्टर में आएगी वापस, उनको मैं वहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन है, वो यहीं पढ़ लेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो आगे नहीं पढ़ेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज है, वो यहाँ भी आ जाएगा, आगे नहीं पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, 80% बता रहा हूँ मैं आपको, और दोनों चैप्टर मिला के 25 नंबर का वेटेज रखते हैं आपकी बुक के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से। चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 है ना, वो दोनों मिलाकर 25 मार्क्स का वेटेज रखते हैं। अब उस हिसाब से आप लगा लो आइडिया कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये निश्चित रूप से ध्यान रखें कि अब तो अगले कम से कम 20 दिन तक तो हमें क्लास मिस करनी ही नहीं है किसी भी केस में। नोट्स सारे टाइम टू टाइम कंप्लीट करने हैं,
क्योंकि ये मिस होने का मतलब पूरी पार्टनरशिप फिर मेरे से नहीं संभलेगी बेटा, फिर तुमसे तो नहीं संभलेगी, कन्फर्म है, ठीक है ना। चलिए, तो एक केस समझ में आया रिकॉन्स्टिट्यूशन का, क्या है वो, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या है, ध्यान देते हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ए और बी मिलकर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, डिसाइड किया साहब सी को भी क्या बना लो, नया पार्टनर बना लो। अब नया पार्टनर आएगा तो उसकी भी कुछ कंडीशंस होंगी, उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा। मैंने कहा एग्रीमेंट में कटिंग नहीं होती है, तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करना ही पड़ेगा और नया एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा। किसके हिसाब से, क्योंकि फर्म का पार्टनर्स के नेम बदल गए, पार्टनर्स के एड्रेस बदल गए, बदले कि नहीं बदले, एक और ऐड हो जाएगा ना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बदल गया, स्टार्टिंग से सारी चीजें क्या होंगी, चेंज होती हुई चली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, चारू एंड दिनेश आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। On 1st April 2016, they decided to admit Sudha as a new partner with 1/4 share. It results into reconstitution of firm. ये भी क्या है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है। क्लियर, कोई डाउट है इसमें? और क्या हो सकता है? अब देखो मैं बस बताता हूँ, एक तो कौन सा, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और दूसरा एडमिशन। ये जो पॉइंट है, ये दोनों मिलाकर आपकी बुक में एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। अगले जो 2 पॉइंट पढ़ेंगे हम, कौन कौन से, रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों मिलाकर आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 4 है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ मैं तो छोड़कर जा रहा हूं फर्म को, क्या दिया हुआ भी है ना, क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना। फॉर एग्जाम्पल, बबीता, गीता और सीता 3 पार्टनर है, किस रेशो में, 1:2:3 में। सीता ने कहा कि भैया मेरा हो गया, दिन पूरे हो गए, मुझे अब काम नहीं करना है, तो ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट नहीं है ना। और क्या हो सकता है, डेथ। अब डेथ तो सनातन सत्य है, कोई रोक सकता है इसको, नहीं रोक सकता है ना। जब कोई रोक नहीं सकता तो कुछ नहीं हो सकता, तो वो भी वही बात है। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, आर की डेथ हो जाती है 31 मार्च 16 को, और पी और क्यू ने अब आगे के बिजनेस को रन करेंगे, बिजनेस कंटिन्यू है ना, चेंज तो केवल पार्टनरशिप में हो रहा है। तो बिजनेस अगर कंटिन्यू है तो ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाएगा। कोई डाउट है यहां तक? 4 कंडीशन पढ़ ली, एक और पढ़ लो एडिशनल में। क्या होता है कि ए और बी मिलकर कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं, सी और डी मिलकर एक और पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं। 2 पार्टनरशिप बिजनेस चल रही थी ऑलरेडी, अलग अलग, ये अलग है और ये अलग है। फ्यूचर में डिसाइड हुआ कि ए, बी, सी और डी ने मिलकर एक बिजनेस चालू कर लिया, ये दोनों मिल गई पार्टनरशिप फर्म। क्या कहते हैं इसको, अमलगेशन। क्या कहते हैं इसको, अमलगेशन। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो एक और केस होता है, वो भी क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ही कहलाता है, अमलगेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:1. To eliminate competition, they amalgate their firm with the firm of C and D. कंपटीशन बढ़ रहा था, अनावश्यक 2 लोग मिलकर अलग अलग काम कर रहे थे, है ना। तो उन्होंने मिलकर क्या किया, एक ही कर लिया। बोले ठीक है, तुम भी अलग बिजनेस मत करो, हम भी अपन सब मिलकर ही क्या कर लेते हैं, बिजनेस कर लेते हैं। और क्या हो गया, 3:1 में उनका रेशो हो गया एबीसीडी का 2:1:3:1। ये भी क्या कहलाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। कोई दिक्कत है यहां तक? तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअल में क्या होता है, वो आई थिंक सबको अच्छी तरह क्लियर होगा। है किसी को कोई डाउट इसमें? रिकॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर है, किस किस स्थिति में हो सकता है वो भी क्लियर है, या है कोई डाउट? कंफर्म, सबको क्लियर है ना बेटा कि रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी सिचुएशन में होता है? बिल्कुल क्लियर है। अब हमें क्या करना है, सारे के सारे सेक्शन से पढ़ने हैं। हमें चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पढ़ना है, हमें और क्या पढ़ना है, हमें एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर भी पढ़ना है, हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर भी पढ़ना है, और हमें डेथ ऑफ पार्टनर भी पढ़ना है। अमलगेशन नहीं पढ़ना है, वो फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ना, फाइनल ईयर में। अमलगेशन फाइनल ईयर में जाके पढ़ना, अभी नहीं पढ़नी है वो चीजें। क्लियर? शुरू करते हैं बेटा हम किससे, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो क्या होता है वो पढ़ते हैं। एग्जाम्पल तो अभी भी समझा था। मान लो ए और बी 2 पार्टनर है,
इनका ओल्ड रेशो का मतलब क्या हुआ बेटा कि अब तक वो किस रेशो में काम कर रहे थे, 2:1 में। फ्यूचर में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमारा जो न्यू रेशो होगा वो इक्वल होगा। ये क्या कहलाएगा, चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बाकी सब कुछ क्या है, सेम है, बाकी और कोई अंतर नहीं है, सब कुछ सेम है, बस यही अंतर आ रहा है। एग्रीमेंट तो इस स्थिति में भी क्या होगा, चेंज होगा ही होगा। क्लियर, कोई डाउट है यहां तक, कंफर्म है ना बेटा? तो देखते हैं अपन क्या लिखा है, देखें इसके बारे में। देखो, समटाइम्स द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द चेंज इज नेसेसिएटेड, क्यों आवश्यक हो जाता है, ड्यू टू द चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। कई बार जैसे मान लो हमने अभी एग्जांपल लिया था ए का और बी का। अब ए का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मान लो 5 लाख रुपए था और बी का कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, 3 लाख रुपए। दोनों के बीच में एग्रीमेंट जब पहली बार हुआ होगा तब यही बात हुई होगी, ने कहा होगा मेरे पैसे भी ज्यादा है, काम भी अपन दोनों बराबर करेंगे, सब कुछ अपना बराबर है अगर, लेकिन पैसे तो मेरे ज्यादा हैं, इसलिए मैं रेशो 2:1 में लूंगा, भाई मैं दुगना प्रॉफिट लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि मेरा पैसा ज्यादा लगा हुआ है। ये कहा होगा। अब समय बदला, वक्त बदला, जज्बात बदले, और क्या हुआ कि ए का, अब बी का कंट्रीब्यूशन ये 7 लाख रुपए और ले आया, इसका कितना हो गया अब 10 लाख। अब इसने कहा भैया किस आधार पर था, पहले मेरे पैसे कम थे, अब क्या है तेरे पैसे कम है, तो अब 2:1 नहीं होगा, अब 1:2 होगा। हो गया चेंज। कोई भी रीजन हो सकता है यहां पर, है ना? तो वही लिखा है, ड्यू टू चेंज इन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन और इन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हो सकता है पहले स्थिति ये हो कि बी स्लीपिंग पार्टनर हो, ए एक्टिव पार्टनर हो, तो ए कहेगा भी मैं एक्टिव पार्टनर भी हूं, पूरा काम भी मैं करूं, पैसा भी मैं लगाऊं, तो तेरे को शेयर कम मिलेगा क्योंकि तेरा केवल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। अब बी भी क्या हो गया, एक्टिव पार्टनर हो गया, तो उसने कहा भैया ठीक है, पहले केवल शेयर क्यों ज्यादा ले रहे थे आप, क्योंकि केवल पहले आप काम कर रहे थे, अब मैं भी काम करूंगा, तो अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, चेंज होगा। कोई भी रीजन हो, लेकिन पार्टनर्स ने क्या किया है, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या कर लिया है बेटा, चेंज कर लिया। क्या कहलाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पता लगी गया अपने को। अच्छा, आगे देखते हैं और क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये बड़ी अच्छी लाइन है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट्स, may acquire extra share in profits at the cost of one or more of other partners, at the cost of one or more other partners। देखो इसको समझते हैं अपन, इस लाइन को क्या करते हैं बेटा, अपन पहले समझने का प्रयास करते हैं कि ये लाइन हमसे कहना क्या चाह रही है, ध्यान देना। ये लाइन लिखी थी ना, एज ए रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर इन प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या समझते हैं हम कि पार्टनर्स का या पार्टनरशिप फर्म और इसका जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जाम्पल हम क्या मान लेते हैं बेटा, 1 लाख रुपए मानते हैं। कितना माना हमने प्रॉफिट, मान लो 1 लाख रुपए माना, ठीक है। इस 1 लाख रुपए को ए, बी और सी अब तक 2:1 में डिवाइड कर रहे थे। ए को कितना मिल रहा था, 50,000, बी को 25,000, सी को 25,000, यही था ना। फ्यूचर में, इन फ्यूचर इन्होंने क्या डिसाइड किया कि भैया अब ये जो रेशो है ये 2:1 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, 2:1 नहीं होगा। ये जो रेशो है ये 5:3:2 होगा। चेंज कर दिया क्या, इसको और भी कुछ ले लेते हैं अपन, 5:3:2 की जगह
ये मार्क कर लेते हैं ना, 1:1:2 कर देते हैं इसको अपन, है ना, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, या इसको और भी अपन यूँ लिख लेते हैं थोड़ा समझने के हिसाब से, 1:2:2 कर लेते हैं। क्लियर? ये इनका नया रेशियो हो गया, रीजन चाहे कुछ भी रहा हो। अब इस स्थिति में ए को कितना मिलेगा? 20,000, बी को 40, सी को, किसी को फायदा किसी को नुकसान। नुकसान किसको हुआ? ए को। फायदा किसको हुआ? बी को और सी को। तो वही लाइन लिखी है बेटा। लाइन क्या लिखी है कि एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में एक्वायर एक्स्ट्रा शेयर। एक या एक से ज्यादा पार्टनर्स का शेयर बढ़ सकता है, उनको क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा शेयर मिलना शुरू हो जाएगा कि इन प्रॉफिट्स एट द कॉस्ट ऑफ वन और मोर ऑफ अदर पार्टनर्स। अच्छा, कहां से मिलेगा? दूसरों से ही मिलेगा। किसी का बढ़ेगा तो किसी का घटेगा। क्लियर है बात? कोई डाउट है किसी को यहां तक? लाइन का मतलब समझ में आ गया बेटा? यस और नॉट? कंफर्म? आगे बात करें अपन। क्लियर है बेटा यहां तक? आगे देखिए और क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। इन सच अ केस, in order to maintain equity among the partners it is necessary to make adjustments for। तो इस स्थिति में कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं अभी, है ना। क्या क्या एडजस्टमेंट है? सबसे पहला एडजस्टमेंट है गुडविल का। अभी क्या होता है ये समय के साथ हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे। दूसरा एडजस्टमेंट है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी क्या होता है ये भी हम पढ़ते जाएंगे और सीखते जाएंगे, ठीक है। और क्या होता है? रिजर्व्स का। रिजर्व क्या होते हैं तो सबको पता है ना, क्या होते हैं? प्रॉफिट का वो पार्ट इसको फ्यूचर की कंटिजेंसीज के लिए हमने उठाकर रखा हुआ है, ठीक है ना। और क्या किसका एडजस्टमेंट होगा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का। ये दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। लिख अलग अलग दिया है हमने। और एट दीज एड्स, ये क्लियर है। अब देखो इसके बाद जो अच्छी लाइन लिखी है वो क्या है, जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। These adjustments are similar to those met at the time of admission or retirement of a partner। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि इन सारे एडजस्टमेंट्स को यहां पढ़ा देंगे तो चलो एडमिशन वाला तो मानते हैं इसी में पढ़ेंगे हम, है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 की तरह पढ़ेंगे। जो आपको शीट्स दी है ना उसी में है एडमिशन भी, लेकिन रिटायरमेंट के टाइम भी वापस नहीं बताऊंगा। एडजस्टमेंट सारे आएंगे दोबारा, लेकिन वापस नहीं एक्सप्लेन करूंगा, यहीं पर एक बार ध्यान से पढ़ लेना है अपने को। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत है यहां तक? कंफर्म? आगे बढ़ते हैं अपन, ध्यान दीजिए। अब क्या है, ध्यान देना, कभी भी चाहे हम एडमिशन पढ़ें, चाहे चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ें, चाहे हम रिटायरमेंट पढ़ें, चाहे हम डेथ पढ़ें, हर समय हमें कुछ न कुछ एडजस्टमेंट्स करने होंगे। वो एडजस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा उस समय निश्चित रूप से अकाउंटिंग बुक्स में क्या किए जाएंगे? कुछ एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे। तो यहां पर कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है? तो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कौन कौन से एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड है? सबसे पहला है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेन रेशियो। अभी पढ़ा था ना हमने, किसी को फायदा किसी को नुकसान, वही सैक्रिफाइस रेशियो और गेन रेशियो होता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मतलब यूं समझो कि कहीं अगर हवन होता है, हवन, तो उस हवन के अंदर अग्नि सबसे सस्ती मिलती है। माचिस सबसे सस्ता सामान होता है हवन की सामग्री में, लेकिन बिना उसके हवन का कोई महत्व नहीं है। बात समझ में आई? अगर अग्नि प्रज्वलित नहीं हुई तो चाहे तुम करोड़ों रुपए का सामान रख दो हवन लाने के लिए, जलना तो उसको किसको है? किसमें? उस अग्नि में ही प्रज्वलित होना है। अगर अग्नि नहीं मिली ना तो वो करोड़ों रुपए का सामान बेकार है। हवन में डलने के बाद भी वो एक तरीके से होना तो डिस्ट्रॉय ही है। हिंदू कल्चर के हिसाब से हम मानते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, हम उसको अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो अर्पित कब होगा? जब तक वो फ्री की, ऑलमोस्ट फ्री की चीज नहीं मिलेगी। तो इसी तरह से सैक्रिफाइस और गेन है ना, ये वही फ्री की चीज है। फ्री की चीज का मतलब सबसे आसान है इनको कैलकुलेट करना, सबसे ज्यादा आसान है इनको कैलकुलेट करना, लेकिन ये सब जगह काम आते हैं। ऐसा कोई एडजस्टमेंट नहीं है जहां पर इनकी उपयोगिता नहीं हो।
तो इनको निकालना आना बड़ा जरूरी है, ठीक है, और सबसे सिंपल होता है, सबसे मेन चीज है ये। क्लियर? चाहे हम गुडविल पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे, रिजर्व्स का जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो ये काम आएंगे, सब जगह ये काम आने हैं, ठीक है ना। और हर जगह इनका अलग अलग तरीके से कैलकुलेट होंगे। जैसे चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें अलग तरीके से कैलकुलेट होगा, ये गेन और सेक्रीफाइस। एडमिशन के टाइम थोड़े अलग तरीके से होंगे, रिटायरमेंट में अलग तरीके से होंगे, ठीक है ना। आगे अगला एडजस्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। देखो इस अकाउंटिंग फॉर गुडविल के पहले एक और लिख लो, और वो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है इसके पहले एक और? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग फॉर गुडविल तो है ही, लेकिन उसके पहले क्या है? वैल्यू गुडविल को कैलकुलेट करना आना भी जरूरी है। जिन बच्चों को बीकॉम करना है 12th के बाद, वो तो इस टॉपिक को, कौन से कोई वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को बड़े अच्छे से पढ़ना। हालांकि उपयोग कुछ नहीं आएगा, क्योंकि फाइनल ईयर में जाके काम आना है, तब तक तुम निश्चित रूप से भूल जाओगे। फिर भी याद रखना, कोशिश करना, अच्छे से पढ़ोगे तो चीजें समझ में आएगी, और अभी तो काम आएगा। और निश्चित रूप से इस गुडविल वाले में से, टॉपिक में से 110% 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अकेला गुडविल वाला टॉपिक किसी भी तरह से पूछे वो, पर 4 से 5 नंबर का पोर्शन इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है ना। गुडविल का एडजस्टमेंट करना सीखेंगे हम। और क्या सीखेंगे हम? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। मैंने कहा था ना अभी, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या है? एक ही है, अलग अलग नहीं है। और क्या सीखेंगे हम? अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन है ना। एक तो इसको बोलते वक्त थोड़ा ध्यान रखना, जल्दी जल्दी में मेरे से भी क्या होता है, हम रिवॉल्यूशन बोल जाते हैं। रिवॉल्यूशन मतलब इनकलाब जिंदाबाद, वो हो जाता है ना। ये रिवैल्यूएशन है, पुनर्गणना, ठीक है। वापस हम रिवैल्यूएट करेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज को। और क्या पढ़ेंगे हम? और पढ़ेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर? कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? एडजस्टमेंट कौन कौन से पढ़ने वो याद रह जाएंगे? कितने एडजस्टमेंट है बेटा टोटल? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है ना? कंफर्म? एक और चीज, इन 6 के 6 को हम अलग अलग कैलकुलेट करना सीखेंगे। और जो बड़े क्वेश्चन बनेंगे ना, वो इन 6 को मिक्स कर दो। एक ही क्वेश्चन में जब 6 की 6 चीज आ जाएगी तो वो बड़ा क्वेश्चन हो गया। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग सीखा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अलग सीखा, पेंडल एप्रोप्रिएशन अलग सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अलग सीखा, सब एक साथ आ गए, बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। वही चीज यहां पर है। हर क्वेश्चन में आपको ये सब चीजें मिलेंगी, इनके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो इंडिविजुअली इनको सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शुरू करें। क्या पढ़े हम सबसे पहले? सैक्रिफाइस क्या होता है और गेन क्या होता है, यही पढ़ना है ना। बड़ा सिंपल सा तरीका है। अभी हमने एग्जांपल लिया था 1 लाख रुपए का ABC का, ए का तो सैक्रिफाइस था, बी और सी का गेन था। सबसे साधारण तरीका इसको याद रखने का क्या है कि नए मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करने के कारण जिस पार्टनर का शेयर कम हो जाए उसका तो बेचारे का क्या है? सैक्रिफाइस। और जिसका शेयर बढ़ जाए, ऑब्वियस बात है, चेंज करोगे, किसी का घटेगा किसी का बढ़ेगा। यहां पर अमाउंट से नहीं करेंगे वैल्यूएशन, 1 से करेंगे। टोटल शेयर 1 माना जाता है, उस 1 को ही सारे पार्टनर्स में क्या किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है। अब उस 1 में से कितना हिस्सा किसको मिल रहा था? जिसका बढ़ गया उसका गेन, जिसका घट गया उसका सैक्रिफाइस। क्लियर? तो जैसे सबसे पहले हम बात करें किसकी बेटा? सैक्रिफाइस की। सबसे पहले किसकी बात करें अगर अपन? सैक्रिफाइस की। तो क्या होता है सैक्रिफाइस? ध्यान देना। whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more existing partners have to surrender some of their old share. उनको अपना पुराना शेयर सरेंडर करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। किसको देंगे? किसी न किसी दूसरे पार्टनर को ही देंगे ना, तभी तो उसका बढ़ेगा। इन फेवर ऑफ 1 or more other partners, in favor of 1 or more other partners, दूसरे पार्टनर्स के फेवर में वो शेयर हम जो पार्टनर दे देगा वो क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर।
क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्लियर है ये चीज? कोई डाउट है इसमें? कंफर्म कोई डाउट नहीं है ना? द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है ना, इसको समझ लेना, क्योंकि ये पूछा जाता है आपसे 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा, द रेशियो ऑफ सरेंडर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कहलाता है? सरेंडर। जिस रेशियो में जो पार्टनर है अपने शेयर को छोड़ेगा वही क्या कहलाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। इट इज कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? ऑब्वियस सी बात है, देखो सैक्रिफाइस का मतलब पुराना ज्यादा था और नया कम है, तभी तो सैक्रिफाइस होगा ना। पहले ज्यादा था और अब आगे कम मिलेगा, तभी सैक्रिफाइस कहलाएगा ना। ये तो समझ में आ रही है ना बात? तो पुराने में से नया घटा दो, जितना कम हुआ है वही क्या है? सैक्रिफाइस है। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्या है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एनी डाउट्स? कंफर्म? अब इसको बिल्कुल रिवर्स कर दो, गेन हो जाएगा। जो लिखा है ना इसको बिल्कुल रिवर्स कर दो। Whenever there is a change in the profit sharing ratio, one or more of the existing partners get, क्या मिलता है उनको? मिलता है। किससे? अदर पार्टनर्स से। द रेशियो ऑफ गेन ऑफ प्रॉफिट्स शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू माइनस ओल्ड। भाई पहले कम था, अब ज्यादा है, तो नया ज्यादा है, क्या कहलाएगा वो? गेन रेशियो। देखो लिखा भी वही है। क्या लिखा है? एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, one or more of the existing partners gain some portion of other partners share of profit। दूसरों का भी ले लेते हैं। क्या कहलाते हैं वो? गेनिंग पार्टनर। द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेट होगा? न्यू माइनस ओल्ड। क्लियर? बात समझ में आई? गेन रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है कोई कंफ्यूजन? पक्का? चलिए समझाते हैं इसको भी आपको आगे और समझिए। डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1। डीपीपी नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? ध्यान से समझना, पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन क्या लिखा है? क्या लिखा है? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। किस रेशो में? 5:3 में। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। क्या दिया है भैया कि कौन कौन पार्टनर है? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, जो अब तक किस रेशो में? 5:3 में डिवाइड कर रहे थे। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि फ्यूचर में क्या करेंगे? 1:1 इक्वल, मतलब 1:1 में अपने प्रॉफिट को डिवाइड करना इन्होंने तय किया। कैलकुलेट द इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशो। अब देखो एक दिक्कत है, इसने हमसे सैक्रिफाइस भी पूछा है और क्या पूछा है? अब हमें पता क्या कौन से में कौन सा, क्योंकि सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू, और गेन का क्या था? न्यू माइनस ओल्ड। तो पहली बात तो ये कंफ्यूजन होगा हमेशा कि फॉर्मूला एक्स में कौन सा लगाऊं, वाई में कौन सा लगाऊं। एक्स का गेन एक्स सैक्रिफाइस ये थोड़ी पता है अभी, वाई का गेन एक्स सैक्रिफाइस ये थोड़ी पता है। तो हमेशा याद रखो फॉर्मूला केवल सैक्रिफाइस वाला लगाओ। फॉर्मूला केवल कौन सा लगाओ? सैक्रिफाइस वाला। जैसे हम लगाते हैं यहां पर एक्स का सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड माइनस न्यू। तो एक्स का ओल्ड रेशो क्या है? 5/8। न्यू रेशो क्या है? वाई का ओल्ड रेशो, न्यू रेशो। मैंने दोनों में सेम फॉर्मूला लगाया है, दोनों में फॉर्मूला सेम लगाया है मैंने। कौन सा लगाया है? सैक्रिफाइस वाला लगाया, लेकिन निश्चित रूप से एक का गेन एक का सैक्रिफाइस आएगा। कैसे? हमने एलसीएम लिया, 8 आया। 5 - 2 4 8 4, 5 - 4 1/8। पॉजिटिव आया ना आंसर। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाया, आंसर कैसा आया है? पॉजिटिव। तो ये सैक्रिफाइस है। इसी को चेक करते हैं। एलसीएम 8 8 सॉरी
3 माइनस 4, ये माइनस का 1/8 आएगा ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला काय का लगाया है, सैक्रिफाइस का, और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाने पर आंसर काय में आ रहा है, माइनस में, तो लिखना तो पॉजिटिव में ही आंसर, लेकिन उसको रिवर्स कर देना है, इसका मतलब ये गेन है। आई बात समझ में? फॉर्मूला सैक्रिफाइस का लगाया हमने, आंसर काय में आ गया, माइनस में, तो क्या बन गया, वो गेन बन गया। बड़ा सिंपल सा काम था। है कोई डाउट? ए और बी दो पार्टनर है इक्वल, ए कपड़े से क्या डिसाइड किया, 4:3, तो ओल्ड क्या है 1:1, न्यू क्या है 4:3। मैंने कहा फॉर्मूला कौन सा लगाना है, केवल सैक्रिफाइस वाला, तो ए का 1/2 माइनस 4/7, बी का 1/2 माइनस 3/7, यही करना है ना। इसका एलसीएम लो क्या आएगा 14, 7 माइनस 8, माइनस में आ रहा है ना, इसका मतलब ये 1/14 क्या है बेटा, गेन है। इसका मतलब 1/14 क्या है बेटा, गेन है। बी की बात करें 14, 7 माइनस 6, और ये 1/14 क्या है, सैक्रिफाइस है। ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक? एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखना, चेंज इन वाले में सैक्रिफाइस और गेन का टोटल हमेशा इक्वल आएगा। गेन कितना है, तो सैक्रिफाइस भी कितना है 1/14। सारे पार्टनर्स का टोटल गेन और टोटल सैक्रिफाइस हमेशा क्या आएगा, इक्वल ही आएगा, इसमें कभी भी चेंज नहीं हो सकता। है कोई डाउट? कंफर्म? आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखो, फिर देखें, सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 3। अब की बार 3 पार्टनर आ गए, 4:3:1 में ओल्ड रेशो था, क्या डिसाइड किया, नया रेशो क्या होगा 5:4:3, 4:3:1, 5:4:3, ए बी और सी। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, सैक्रिफाइस वाला लगाना है ना। तो ए का कितना था पहले 4/8, ए का कितना था बेटा पहले 4/8, और न्यू कितना है 5/12, यही है ना बेटा। बी का कितना था 3/8 माइनस 4/12, 1/8 माइनस 3/12, एलसीएम क्या आएगा 24, है ना। तो 8 3 24, 4 3 12 माइनस 10, तो 2/24 क्या आ रहा है बेटा, सैक्रिफाइस। क्लियर है, क्या आ रहा है ये, सैक्रिफाइस। बी की बात करें, एलसीएम 24 कितना आ जाएगा 9 माइनस 8, 1/, ये भी क्या आ गया, सैक्रिफाइस। फिर 24, 3 माइनस 6, तो ये 3/24 क्या आ गया बेटा, गेन। बताओ मैंने कहा था जो बात हुई कि नहीं हुई, टोटल सैक्रिफाइस 2/24 प्लस 1/24, 3/24, तो गेन भी कितना है 3/24। ये क्वेश्चन को वेरीफाई करने का एक तरीका है। क्लियर है, सबको समझ में आया, सैक्रिफाइस और गेन निकालना। कल हम शुरू करेंगे बेटा गुडविल। गुडविल अपने आप में 2 दिन तो कम से कम मतलब थ्योरी पोर्शन में ले जाएगा, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन शुरू होंगे, और गुडविल के क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी होते हैं, वैल्यूएट करने वाले। अकाउंटिंग वैल्यूएशन ही सब जगह सेम है, चाहे हम चेंज में पढ़ें, चाहे एडमिशन में पढ़ें, चाहे रिटायरमेंट में पढ़ें, चाहे डेथ में पढ़ें, गुडविल की वैल्यूएशन सब जगह सेम है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू क्लास।